इस ब्रह्मांड के जितने भी अनसुलझे रहस्य हैं, जैसे कि ये ब्लैक होल्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, उन सभी को समझने में टेलीस्कोप ने हमारी काफ़ी मदद करी। फिर वो चाहे कैप्लर्स के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस हो या फिर न्यूटन्स ऑब्जर्वेशंस, उन सभी में टेलीस्कोप ने एक अहम ही रोल निभाया है। टेलीस्कोप को सबसे पहली बार गैलीलियो गैलीलियो ने यूज किया था स्पेस की स्टडी करने के लिए। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो जो ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था वो वही था जो कि गैलीलियो ने यूज किया था सबसे पहली बार। तो इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को हम लोग देखते हैं। इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल दोनों ही ऑब्जर्वेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जो कि पहला इसमें जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो काफी बड़ा होता है, उसका अपर्चर काफी लार्ज होता है। और जो आईपीस होता है उसका जो अपर्चर होता है वो ऑब्जेक्टिव की तुलना में छोटा होता है। हालांकि वो छोटा नहीं होता है, वो भी बड़ा ही होता है, बट ऑब्जेक्टिव की तुलना में काफी छोटा होता है। अब इसमें होता क्या है, वो जो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उस पर पैरेलल रेस पड़ती है, जो कि काफी दूर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होती है वहां से जो भी रे आ रही होती है पैरेलल रे, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से पड़ती है। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है इतना बड़ा इसीलिए रखा जाता है कि इस पे पर्याप्त इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ सके। तो इससे क्या होता है, इसके फोकल प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है जो कि इन्वर्टेड होती है। अब यहाँ पे जो आईपीस लेंस रखा होता है, ये आईपीस लेंस इसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और एक इसकी फाइनल बड़ी सी लार्ज इमेज बना के रख देता है। तो ये इसका वर्किंग होता है। तो हालांकि जो इसकी वर्किंग होती है ऐसे समझना काफी मुश्किल है, तो इसको हम लोग सीधे रे डायग्राम से देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है। तो ये जो बड़ा वाला लेंस है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसमें जो छोटा वाला लेंस है इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। क्यों? क्योंकि ये आईज के पास होता है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अब जब हम लोग इस टेलीस्कोप का यूज करते हैं तो इसमें जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से जो भी पैरेलल रेस आ रही होती है, ठीक है, वो काफी दूर है तो वहां से जो रेस आएंगे वो पैरेलल रेस होंगी। तो जो पैरेलल रेस इस पे पड़ती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस पे ये रेस पड़ती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके फोकल प्लेन पे एक इमेज बना कर देते हैं जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। तो ये जो ए बी इमेज बनी है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है इस ऑब्जेक्टिव के कंपेरिजन में। तो अब ये जो यहाँ पे आईपीस रखा हुआ है, तो आईपीस इसको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और एक इसकी फाइनल मैग्नीफाइड इमेज बना कर रख देता है, जो कि यहाँ पे बन जाती है A1 B1। अब जो टास्क होता है हमें फाइंड करना है कि इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है। तो आपको इससे पहले बता दें, जो टेलीस्कोप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को उसका साइज को नहीं बढ़ाता है। मैग्निफिकेशन इन द सेंस यहाँ पे ये होता है कि जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ये काफी दूर रखा हुआ है। तो अभी जब हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे विदाउट टेलीस्कोप, तो क्या होगा, यहाँ से जो रेस पड़ रही होगी, जो ग्रीन रेस देख रहे हैं अभी जो रेस पड़ रही होंगी, ये काफी छोटी होंगी, काफी छोटा एंगल बना रही होगी रेटिना पे। ये जो एंगल है अल्फा, ये काफी छोटा बनना होगा रेटिना पे, जिस वजह से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे टेलीस्कोप अगर हम लोग यहाँ पे आइस के बीच में रख देंगे, यहाँ पे टेलीस्कोप जब रख देंगे तो देखिए क्या करेगा, टेलीस्कोप इस जो ऑब्जेक्ट की इमेज है हमारे आइस के समीप, आइस के पास बना के रख देगा। तो इससे क्या होगा, ये जो एंगल अल्फा था ये काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए अब ये जब से ये ऑब्जेक्ट पास आ गया, जब इसकी इमेज यहाँ पे आइस के पास बन गई, तो ये देखिए अब यहाँ से जो रेस निकलेगी ये रेटिना पे बड़ा सा एंगल बनाएगी ना। तो ये एंगल है अल्फा, ये बड़ा एंगल बन गया, तो ये बीटा बन गया। तो ये एंगल जब बड़ा हो जाता है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। तो यहाँ पे आपको फिर से ध्यान रखना है कि जो टेलीस्कोप होता है वो ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज नहीं बढ़ाता है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे आइस के पास बढ़ा देता है, जिस वजह से वो इमेज मैग्नीफाइड हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है M=2 वो होता है बीटा बाई अल्फा, और ये बीटा और अल्फा काफी छोटे एंगल होते हैं, जिस वजह से हम लोग इनको लिखते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M=2 बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अब बीटा बाई अल्फा हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan बीटा और tan अल्फा। तो tan बीटा और tan अल्फा कैलकुलेट करने के लिए सीधे उसी फिगर पे जाते हैं जो अभी हम लोगों ने रे डायग्राम में देखा। तो इसमें अल्फा क्या होता है, मतलब ये अल्फा होता है, अल्फा को बोलते हैं एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी टेलीस्कोप या फिर एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो पैरेलल रेस आ रही थी, इनको अगर विदाउट टेलीस्कोप देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी आइस पे जो एंगल बनाएंगी, यहाँ पे हमारी आइस होगी, ठीक है, ये जो एंगल बनाएगी ये अल्फा एंगल बनेगा। हालांकि अल्फा एंगल हमें इतना छोटा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिख नहीं रहा है ना, बट हमें उस एंगल से मतलब है। तो ये एंगल हो गया अल्फा, तो ये एंगल हो गया अल्फा, तो इसके अपोजिट वाला ये एंगल हो गया अल्फा ना, ये भी एंगल अल्फा हो गया। तो यहाँ से हम लोग अल्फा कैलकुलेट करते हैं, अल्फा काफी छोटा है तो इसको tan अल्फा लिख देंगे, और जो tan अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है FO,
तो ए बी अपॉन एफ ओ हो गया। उसी तरह जब हम लोग यहाँ पे बीटा कैलकुलेट करेंगे, बीटा क्या है, बीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। ठीक है, यहाँ पे हमारी आईज होंगी, तो ये जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये इस एंगल को बोलते हैं बीटा। तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया बीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग बीटा कैलकुलेट करते हैं, बीटा इन द सेंस टेन बीटा कैलकुलेट करते हैं, तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है यू ई, ये हो जाएगी ए बी अपॉन यू ई। तो यहाँ पे हमें टेन बीटा मिल गया और टेन अल्फा मिल गया, तो इसको उसी फॉर्मूले में रख देते हैं। यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एफ ओ और टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन यू ई। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन यू ई, ये हो जाएगा ए बी अपॉन यू ई, और टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एफ ओ। ए बी कैंसिल, हम लोग को फाइनल फॉर्मूला क्या मिला एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू। क्या मिला, एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई। तो ये जो मैग्निफिकेशन मिला है, ये मिला है जनरल फॉर्मूला फॉर टेलीस्कोप। अब देखिए, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना होता है जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या आया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप केस में आया था एम इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई, है ना। तो उसी तरह टेलीस्कोप के केस में क्या आया, एम इज इक्वल टू आया एफ ओ अपॉन यू ई। तो ये जनरल फॉर्मूला मिल गया। तो अब इसमें दो केस अराइज होंगे, एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का और दूसरा मिनिमम मैग्निफिकेशन का। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में मतलब जो इमेज होगी वो कहाँ बन रही होगी, जो इमेज होगी वो बन रही होगी वी इज इक्वल टू माइनस टी पे बन रही होगी, और जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो तो यू इज इक्वल टू माइनस का यू ई पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है ना। तो ये फाइनल इमेज बन रही है वी इज इक्वल टू माइनस टी पे बन रही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो फाइनल इमेज बन गई यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग अब अप्लाई कर देंगे लेंस फार्मूला लगा देंगे फॉर आई पीस के लिए, क्योंकि फाइनल इमेज जो बना रहा है वो आई पीस बना रहा है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई। तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस का डी, क्योंकि डी माइनस का है क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड इमेज बन रही है, माइनस का वन अपॉन यू ई। तो यहाँ से वन अपॉन यू ई जब कैलकुलेट किया तो क्या मिला, वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू मिलेगा वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। ठीक है, अब ये जो वन अपॉन यू ई की जो वैल्यू मिल गई है, इसको जनरल जो फॉर्मूला निकला था मैग्निफिकेशन का ये वाला इसमें रख देते हैं। तो एम इज इक्वल टू क्या है, एम इज इक्वल टू होता है एफ ओ अपॉन यू ई। तो इस वन अपॉन यू ई की वैल्यू यहाँ पे जब रख देंगे तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे एफ ई। तो क्या मिला, एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी। ये हमको फॉर्मूला मिला किस केस में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में। जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो रहा होगा तो उसमें जो टेलीस्कोप होगा उसका जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाई टी। अब देखते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में। जब मिनिमम मैग्निफिकेशन हो रहा होगा यानी कि रिलैक्स चाहिए, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि जब मिनिमम मैग्निफिकेशन हो रहा होगा यानी कि रिलैक्स चाहिए या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस, यानी कि उस केस में जो इमेज बन रही होगी कहाँ बन रही होगी, वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बन रही होगी, ऑब्जेक्ट तो वहीं पे रखा होगा यू इज इक्वल टू माइनस का यू ई पे। तो यहाँ पे लगा देंगे फिर से वहीं पे लेंस फार्मूला किसके लिए, आई पीस के लिए। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वी, यानी कि वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन यू ई। यू ई तो लेंस के लेफ्ट साइड है तो इसको माइनस का रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मिला, वन अपॉन यू ई, यानी कि यहाँ मिल गया एफ ई इज इक्वल टू मिल गया यू ई। अब इस यू ई की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो जो जनरल फॉर्मूला निकला मैग्निफिकेशन का, तो यहाँ क्या मिलेगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। तो ये एफ ओ अपॉन एफ ई जो मैग्निफिकेशन आई, मैग्नीफाइंग पावर आई टेलीस्कोप की, वो किस केस में आई, जब इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पे, या फिर मिनिमम मैग्निफिकेशन हो रहा होगा, या फिर रिलैक्स आई का केस हो रहा होगा, है ना। तो ये इसका यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन मिला वो मिला एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। तो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस इज 22 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए ये क्या हो, पहले यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह की है, इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे टेलीस्कोप है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी दे रखी है, 10,
इसकी मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, एफओ कैलकुलेट करनी है। तो हो क्या रहा होगा, ये जो एफओ है यहाँ पे इसका एफओ ये होगा, ठीक है, ये एफओ है, और यहाँ पे कहीं इमेज ऐसे बन रही होगी, जैसे पैरेलल रेस इंसिडेंट हुई होंगी तो ऐसे इमेज यहाँ पे बन रही होगी ये, और यहाँ पे कहीं रखा होगा आई पीस। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब ये जो इमेज है ये इस लेंस के फोकल प्लेन पे है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एफ ई होगी, है ना, तभी तो इन्फिनिटी पे इससे ये इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीएस लेंस क्या हो जाएगी, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। और वो कितनी यहाँ पे गिवन है, वो है 22 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका मैग्नीफिकेशन कितना गिवन है, मैग्नीफाइंग पावर गिवन है एम इज इक्वल टू 10। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू अगर 10 गिवन है तो इस नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में कितनी होती थी मैग्नीफाइंग पावर, होती थी एफ ओ अपॉन एफ ई। तो यहाँ से एफ ओ इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ओ इज इक्वल टू आ गया 10 एफ ई, है ना। अब इस एफ ओ की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एफ ई आ गया, एफ ई इज इक्वल टू मिल गया 2, यहाँ से एफ ई इज इक्वल टू मिल गया हम लोग को 2 सेंटीमीटर। अब एफ ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मिल गया तो यहाँ पे जब हम लोग रख देंगे एफ ई इज इक्वल टू 2, तो एफ ओ कितना मिल गया, एफ ओ इज इक्वल टू मिल गया 20, एफ ओ इज इक्वल टू मिल गया 20 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ एफ ओ इज इक्वल टू क्या मिल गया 20 सेंटीमीटर। तो अब कह रहे हैं इफ दिस टेलीस्कोप यूज्ड टू फॉर्म इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देन कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। अगर ये जो कह रहे हैं कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इमेज बना रहा है कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यहाँ पे इमेज बना रहा है, ये इस जगह पे इमेज बना रहा है, ये 25 सेंटीमीटर है माइनस का, ठीक है। तो कह रहे हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताओ, और क्या बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, यानी कि लेंथ ऑफ इस टेलीस्कोप, ये डिस्टेंस बतानी, यानी कि इस टाइम जो इमेज बन रही होगी वो एफ ई पे ना बन के कहाँ बन रही होगी, इस टाइम वो बन रही होगी इमेज यू ई पे बन रही होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे तो हमारा जो रखा था ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो डिस्टेंस हो गई होगी ये हो गई यू ई, और ये डिस्टेंस हो गई एफ ओ। तो इस बार हमें कैलकुलेट करना है एल इज इक्वल टू कैलकुलेट करना एफ ओ प्लस यू ई कैलकुलेट करना है। तो पहले तो कैलकुलेट करनी मैग्नीफाइंग पावर, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है वी इज इक्वल टू माइनस डी पे, मतलब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में जो फॉर्मूला था अभी हम लोगों ने देखा वो क्या था, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये फॉर्मूला था, है ना। एफ ओ भी पता है, एफ ई भी पता है और डी भी पता है, तो एम कैलकुलेट कर लेंगे। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई, यानी कि 20, एफ ई कितना है यहाँ पे, एफ ई है 2, 20/2 यानी कि 20/2 अपॉन 1 प्लस एफ ई कितना है 20/25, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा यहाँ पे मिलेगा 10.8, ये मिल गया मैग्नीफिकेशन। किस केस में, जब इमेज बननी होगी इन्फिनिटी पे, यानी कि मिनिमम मैग्नीफिकेशन जब हो रहा होगा, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का जब केस होगा, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर इसकी मिल गई 10.8, ये हो गया आंसर। अब इसमें दूसरा कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। हाँ, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इस टाइम, ये लेंस। तो ये जो इमेज है ये यूई पे बन रही है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है ये बनी है एफओ पे बन रही है। एफओ प्लस यूई कैलकुलेट करना है, एफओ तो पता है, यूई कैलकुलेट करना है, तो यूई कैलकुलेट करने के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे आईपीस के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू ई। इस लेंस फॉर्मूला में जो ये क्वांटिटी रखते हैं तो हम लोग साइन के साथ रखते हैं, जिसको कैलकुलेट करना है उसको विदाउट साइन रखेंगे, बाकी सबको साइन के साथ रखते हैं। तो एफ ई कितना है, एफ ई है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 1 अपॉन वी कितना है, लेंस के लेफ्ट साइड इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, तो इसको रख देंगे माइनस का 25 माइनस का 1 अपॉन यू ई। तो यहाँ से 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 1/2 माइनस का 1/25, तो ये मिल गया हम लोग को, ये हो जाएगा 27/50 माइनस का, इतने सेंटीमीटर मिला हम लोग को, ये मिल गई इतने सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से 1 अपॉन यू ई की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से यू ई इज इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को माइनस का 50/27।
तो UE मिल गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे L इजकल टू FO प्लस UE। तो यहाँ पे UE जो है वो हम लोग प्लस का रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये गलती कर देते हैं कि ये जो U के विद साइन रख देते हैं माइनस का 50/27 रख देते हैं, यहाँ पे ये मिस्टेक्स हो जाती है। ये नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस से मतलब है, UE से मतलब है ना, ये डिस्टेंस से लेना देना है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 50/27। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 50/27। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 490/27 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। किस केस में? जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो रहा होगा। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसमें होता क्या है? मार्जिनल रेस। जो मार्जिनल रेस उन्हें बोलते हैं, मार्जिनल रेस वो होती हैं जो कि इसके किनारे साइड पे पड़ती है। जो लेंस के किनारे साइड पे रेस पड़ती है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेस। और जो लेंस के पैरा एक्सियल रेस होती हैं, जो इनकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जो रेस आ रही होती है उनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेस, ठीक है। तो जो मार्जिनल रेस होंगी वो ज़्यादा डेविएट होंगी तो वो यहाँ पे कहीं इमेज बना देंगी इस तरह से, ठीक है। और जो पैराक्सियल रेस है ये कम डेविएट होती तो ये यहाँ कहीं इमेज बनाएंगी ऐसे। अब देखिए एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे 2 पॉइंट पे इमेज बनने लगी, तो इस टाइप से जो इमेज हम लोग को इसका कंबाइंड इफेक्ट मिलता है वो ब्लर इमेज मिल जाती है। जो इमेज होती है ब्लर होती है, ठीक है। इस वजह से होता क्या है कि ये एब्रेशन होता है, ये होता है स्फेरिकल एब्रेशन। ये होता है ड्यू टू शेप एंड साइज की वजह से एब्रेशन होता है। दूसरा ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस था काफी थिक भी होता है, काफी मोटा होता है। हाँ, दूसरा ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है काफी मोटा होता है, जिस वजह से जब इस पर व्हाइट लाइट पड़ती है, जो रेस पड़ेंगी, तो ये 7 कलरों में स्प्लिट हो जाती है। अब ये 7 कलरों में जब स्प्लिट हो जाएंगी इस तरह से, तो होगा क्या? हमें डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग कलर की इमेजेस बनने लगती हैं। जो वॉयलेट लाइट होगी, जो वॉयलेट होगी, और जो रेड होगी कम डेविएट होगी, और जो वॉयलेट होगी वो ज़्यादा डेविएट होगी। तो हमें यहाँ पे इस पूरे रीजन में अलग अलग कलर की इमेज दिखने लगती है। तो यहाँ पे कलरफुल इमेज बन जाती है, ये भी ब्लड इमेज बन जाती है। इस टाइप के एब्रेशन को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। इस वजह से इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का अब यूज नहीं किया जाता है। तो इसके स्थान पे जो टेलीस्कोप यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये जो रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, हम लोग इसमें कॉन्वेक्स लेंस ना यूज करके हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, और एक दूसरा मिरर इसमें यूज करते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कॉन्केव मिरर पे लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है। उस कॉन्वेक्स मिरर से जो फाइनल रिफ्लेक्ट होती है लाइट वो हमारी आई से पड़ती है, जिस वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है, वो दिखने लगता है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को बोलते हैं कैसाग्रेन टेलीस्कोप। तो अब देखते हैं इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक होता है कॉन्केव मिरर, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ये हो गया कॉन्केव मिरर, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो 2 मिरर रखे होते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक कॉन्केव, एक कॉन्वेक्स। अब जो फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो कोई भी रे पैरेलल रे इस पे पड़ रही होती है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जब पड़ेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ेगी, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पड़ती है इस तरह से। ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पड़ी, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इस तरह से पड़ी। जब ये ऐसे पड़ेगी तो यहाँ पे फर्दर ये रिफ्लेक्शन होगा, तो ये ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फाइनल इमेज बन जाती है, तो यहाँ पे अगर हमारी आइज होती है तो हमको ये ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वर्क करता है। तो इस टाइप के टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं? कैसाग्रेन टेलीस्कोप। मतलब क्या होता है? कैसाग्रेन टेलीस्कोप होता है ये। अब अगर यहाँ पे रखा होता एक प्लेन मिरर, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे अगर यहाँ पे रखा होता है एक प्लेन मिरर, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया एक प्लेन मिरर, तो अब क्या होगा? जैसे ये पैरेलल रेस आ रही है, इससे पैरेलल रेस आई है ऐसे, तो ये जो पैरेलल रेस आई है तो ये इस तरह से इस पे पड़ेंगे रिफ्लेक्ट होके। एक रे ऐसे यहाँ पे पड़ी ये इस तरह से, और ये इस तरह से निकल गई, ठीक है, ये इस तरह से निकल गई। दूसरी रे जब ये आई, ये इस पे ऐसे पड़ेगी, जब ये ऐसे पड़ेगी तो ये इस तरह से इस पे निकल जाएगी, इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। यहाँ कहीं इंटरसेक्ट होगी, ठीक है, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट जब होगी तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी। और यहाँ पे हमारी अगर आइस होंगी इस तरह से तो ये इमेज दिखने लगेगी। तो इस टाइप के टेलीस्कोप को बोलते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अगर इसमें कॉन्वेक्स जो मिरर है इसकी जगह पे एक प्लेन मिरर यूज करते हैं तो ये बन जाता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें अगर कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है तो उसे बोलते हैं कैसाग्रेन टेलीस्कोप। अगर यहाँ पे प्लेन मिरर यूज होता है तो उसको बोलते हैं न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। So that's all I have for you in this video. Thank you. Bye bye.